आज की स्टोरी में तुम्हें वही बताऊंगा जो एक अनजान इंसान हमसे मिलता है कोई बाबा के रूप में, कोई अनजान तरीके से, और हमें हमारे पास्ट के बारे में बताने की कोशिश करता है। जबकि कोई चांस नहीं होता दूर दूर तक कि वो हमें जानता भी है, फिर भी वो हमारे बारे में इतनी सारी चीज़ें कैसे जानता है। लेकिन भाई उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि कोई भी अनजान इंसान जब भी हमें कोई चीज़ दे और हमारे पास्ट के बारे में हमें बताने की कोई कोशिश करे, फिर चाहे वो फ्री में बताए या कुछ पैसे ले, लेकिन हमें ऐसे बाबाओं से, ऐसे तांत्रिकों से हमेशा दूर रहना चाहिए। क्योंकि वो जो फ्री का लालच हमें दे रहा है ना भाई, फ्री में आज के टाइम पे इंडिया में कोई भी चीज़ नहीं है। वो अगर फ्री में बोल रहे हैं तो उसमें उसी का ही फ़ायदा है, हमारा भी हो सकता है बट इतना नहीं। उल्टा हो सकता है कि हमें कुछ नुकसान भी हो जाए। वही इस स्टोरी में आज आपको पता चल जाएगा। और ऐसा कैसे होता है, उनको कैसे पता चलता है कि हमारे साथ क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला है। ऐसी क्या सिद्धियाँ होती हैं उनके पास, कोई काला जादू या कोई भगवान का रूप। हम तो उसे भगवान का ही रूप देते हैं, लेकिन भाई ये रियल नहीं होता। और यही आज तुम्हें इस स्टोरी में पता चलेगा कि एक शैतान और एक भगवान में क्या अंतर होता है। आज यहाँ से आप ऐसी चीज़ सीख के जाओगे ना जिसे भाई आप सदियों तक याद रखोगे। आप तो याद रखोगे, बाकी आप अपने मम्मी पापा, क्योंकि मुझे पता है इंडिया में हर किसी दूसरे घर में, दूसरे क्या रहे, मैं तो ये बोलूँगा कि हर घर में सेम ये चीज़ हो चुकी है या फिर होने वाली होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको या आपके मम्मी या आपके पापा, आपके फादर या आपके दादा, किसी न किसी के साथ तो ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो हुआ ही होगा, जब उनसे कोई अनजान इंसान मिला होगा और उसने उनके बारे में ऐसी चीज़ बोली होगी। इनफैक्ट मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, जब मेरी मम्मी और मैं खुद घर पे थे। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे साथ क्या हुआ था, लेकिन उससे पहले इस स्टोरी में क्या हुआ था और आपको इससे क्या जानकारी मिलेगी और आप इससे कैसे सतर्क रह सकते हो, वो तो आपको इस स्टोरी में जानने को मिलेगा। तो भाई स्टोरी को पूरा सुनते जाना और लास्ट में कमेंट करना कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या नहीं। ठीक है दोस्तों। भाई यहाँ पर रमेश जी कश्मीर के रहने वाले थे और एक घटना जब उनके साथ घटित हुई थी ना, उस टाइम पर ये घटना 2018 और 19 के बीच में हुई थी। उस टाइम पर इनकी उम्र लगभग 25 साल की थी और अभी के टाइम पे 2026 चल रहा है और आज के टाइम पे तो इनकी शादी भी हो चुकी है, जो कि 2022 में हुई थी। और अभी के टाइम पर ये अपनी बीवी के साथ काफ़ी खुश रहते हैं। लेकिन उससे पहले भाई जो इनके साथ भयानक हादसा हुआ था ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, जो कि आपको स्टोरी में आगे पता चली जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो रमेश जी यहाँ पर गाड़ी चलाया करते थे, जो ट्रक यहाँ पर चलाया करते थे, ये इनका खुद का पर्सनल नहीं था। यानी कि ये किसी और के यहाँ जॉब किया करते थे, यानी कि वहाँ पर ड्राइविंग का काम किया करते थे, ड्राइवर का काम किया करते थे और इनकी गाड़ी को किराए पर चलाया करते थे। अब यहाँ पर रमेश जी बताते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं रात में सो रहा था, उसी टाइम पर मेरे सेठ जी का कॉल आता है, जिनके पास ही काम किया करते थे। उनका कॉल आता है कि तुम्हें सुबह 4 बजे के टाइम पर गाड़ी को लोड करना है और यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी को लेकर जाना है। तो यहाँ पर रमेश जी बताते हैं कि मैं अपनी गाड़ी को अधिकतर सुबह के टाइम पे चलाया करता था। और यहाँ पर रमेश जी ने एक चीज़ और क्लियर की थी कि मैंने कभी भी अपनी गाड़ी को यानी कि 25 से 30 किलोमीटर के एरिया से बाहर नहीं निकाली थी। मैं जब भी अपनी गाड़ी का लोड किया करता था तो लगभग मुझे यहाँ पर अपने लोकल में काम मिल जाया करता था, तो मुझे कभी यहाँ से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। खैर, मैं स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पर 2 तरह का उतारा होता है। अब एक उतारा तो ये होता है कि अगर किसी इंसान को नज़र लग जाए या किसी की परछाई उसके ऊपर हावी हो जाए, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि हम लेट दरार कभी घर पे आते हैं और हमें रास्ते में ऐसा महसूस होता है कि कोई तो था जो हमारा पीछा कर रहा था। तो इस तरह के केसेस में अधिकतर ऐसा होता है कि हमारे घर वाले हमारी नज़र उतारते हैं, पर कहते हैं कि जो भी परछाई इनके ऊपर नज़र बनाए रखी है बुरी वाली, वो सब यहाँ से भाग जाए। और इस तरह से एक उतारा खत्म हो जाता है, जो कि बेसिक होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन एक उतारा दूसरा भी होता है, और वो क्या होता है और वो कितना भयानक हो सकता है, और उसी के बारे में आज ये इंसिडेंट है। यहाँ पर रमेश जी ने बताया कि मैं भाई अपने घर से निकला था सुबह 4 बजे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनको करीब घर से 25 से 30 किलोमीटर के अराउंड में इनको जाना होता था। यानी कि जैसा कि इनके मालिक ने इनसे बोला था, इनको सुबह मॉर्निंग में जल्दी घर से निकलना था, तो ये घर से 4 बजे निकल जाते हैं। अब जब ये रास्ते में चल रहे थे ना, तो भाई यहाँ पर रमेश जी ने बताया कि वो रास्ता काफ़ी सुनसान था, क्योंकि इतने जल्दी सुबह के टाइम पर कोई बाहर निकलता भी नहीं है। उसी टाइम पर यहाँ पर रमेश जी ने बताया कि भाई मुझे रास्ते में एक इंसान मिला जो कि मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। मतलब वो रोड से काफ़ी दूर खड़ा हुआ था, लेकिन मैं उसे क्लियरली देख पा रहा था और वो अपना हाथ हिलाए जा रहा था। लेकिन यहाँ पर रमेश जी बताते हैं कि भाई अधिकतर केस में मैं इस चीज़ को अवॉइड कर देता हूँ। मैं रात में अनजान तरीके के किसी भी इंसान को लिफ्ट नहीं देता, क्योंकि कोई पता नहीं है, इनका कोई भरोसा नहीं है कि मेरे साथ पता नहीं किस इंटेंशन के साथ मेरे साथ गाड़ी में बैठ रहा है। पता नहीं सच में इसे लिफ्ट की भी ज़रूरत है, या फिर हो सकता है मेरे साथ कोई लूटपाट भी कर ले। इस वजह से मैं किसी भी अनजान इंसान को लिफ्ट नहीं देता। लेकिन उस दिन पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मेरे शरीर में पता नहीं क्या हुआ, मेरे दिमाग में ऐसा क्या चला कि मेरे पूरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। जैसे मैं उस इंसान को क्रॉस करने वाला था, पता नहीं मेरे अंदर क्या महसूस हुआ कि मैंने अचानक गाड़ी की ब्रेक लगा दी।
ऐसा लग रहा था किसी चीज़ ने उनसे ट्रक रुकवाया है। खैर उसके बाद ये इंसान ट्रक पे चढ़ता है। अब यहाँ पर उस इंसान की मंजिल करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर थी। मतलब वहाँ पर पहाड़ियों वाला रास्ता था, तो उस डिस्टेंस को कवर करने में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगने वाला था। तो इन्हीं सब के बीच में वो इंसान रमेश के साथ बैठता है। यहाँ पर रमेश जी ने बताया कि भाई वो इंसान देखने में एकदम बाबा या तांत्रिक जैसा लग रहा था। मतलब उसने कपड़े भी ऐसे ही पहने हुए थे, उसके गले पर माला वगैरह बहुत सारी थी और उसने और भी बहुत सारी चीजें पहनी हुई थी। और उस इंसान के पास एक बैग भी था जिसमें से बहुत अच्छी अच्छी खुशबुएं आ रही थी, जैसे अगरबत्ती की या फिर कोई इत्र की शीशी, ऐसी कोई और भी चीज होगी उसके पास। देखने में ऐसा लग रहा था कि या तो ये इंसान किसी के घर से उतारा करके आया है या फिर वहां पर करने जा रहा है। हालांकि ये चीज रात में होती है और उसी टाइम पर ऐसा लग रहा था कि किसी के घर से उतारा करके आया होगा। फिर अब यहाँ पर रमेश जी ने उस इंसान को लिफ्ट तो दे ही दी थी, तो यहाँ पर उस इंसान को तो बिठाना ही था। अब यहाँ पर रमेश जी बताते हैं कि करीब मैंने 1 से 2 किलोमीटर क्रॉस कर लिया था। तब तक तो उस इंसान से मैंने कोई बात नहीं की, बल्कि मैंने बस इतना सा पूछा था उनसे कि आपको जाना कहाँ तक है। उसके बाद उस इंसान ने भी सोचा कि यार ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा, तो उसने खुद से प्लान बनाया कि यार क्यों ना मैं ही इससे बात करना शुरू कर दूं। अब यहाँ पर होता वही है जो एक बाबा करता है, एक तांत्रिक करता है। अब यहाँ पर तांत्रिक करता है कि या तो आपके घर पे आएगा और आपके घर के बारे में, आपके पास्ट के बारे में आपको बताना शुरू कर देगा, और वही सब अभी रमेश की लाइफ के बारे में बताना शुरू करता है। अब इनमें से ज़्यादातर तो गेस्ट ही होते हैं, जो कि अधिकतर लोगों की ज़िंदगी में चल रहा भी होता है। अब यहाँ पर रमेश इन सब चीज़ों से अच्छी तरह से अवेयर था और इन्हीं सब के चलते वो इन सब बातों को इग्नोर करता है। लेकिन यहाँ पर बाबा कुछ न कुछ बताई जा रहा था जो कि अधिकतर जिंदगी से रिलेटिव भी था। लेकिन यहाँ पर रमेश एक चीज को भी अच्छी तरह से जानता था, अगर यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे तो ये सब बातें उनसे कहीं ना कहीं मिलती जुलती निकल ही जाएगी। तो इस केस में ज्यादातर क्या होता है कि अधिकतर लोग इन बाबाओं को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर बाबाओं को भी समझ में आ जाता है कि यार मैं अब यहाँ पर ज़्यादा झूठ बोल के पैसे नहीं कमा सकता, क्योंकि यहाँ पर इंसान काफ़ी ज़्यादा समझदार होते हैं। लेकिन यहाँ पर रमेश के सामने जो बैठा था ये कोई साधारण बाबा नहीं था, बल्कि एक तांत्रिक था जो कि तांत्रिक क्रियाएं जानता था, काला जादू जानता था, जो कि भूत प्रेतों से डील किया करता था। अब यहाँ पर रमेश को ऐसा क्यों लगा कि ये बहुत बड़ा तांत्रिक है, क्योंकि यहाँ पर तांत्रिक ने उससे ऐसी बात बताना शुरू करता है जिससे रमेश उस बाबा को इग्नोर कर पाना भी थोड़ा नामुमकिन सा होता जा रहा था। वहाँ पर वो तांत्रिक बोलता है, बच्चा मैं जानता हूँ तू मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन अब आगे मैं तुझे कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जिसके बाद तू मुझ पर विश्वास ज़रूर करेगा। लेकिन अभी भी यहाँ पर रमेश इस इंसान को इग्नोर कर रहा था। फिर उसके बाद तांत्रिक ने उसको कुछ ऐसा बताना शुरू किया जिसके बाद रमेश उसके प्रति झुकना शुरू कर देता है। रमेश का व्यवहार यहाँ पर तांत्रिक के प्रति बिल्कुल बदल चुका था, क्योंकि तांत्रिक ने वहाँ पर बताया था कि बेटा जब तुम 13 साल के थे उस टाइम पर तुम साइकिल से गिर गए थे और उस टाइम पर तुम्हारे सिर के ऊपर 60 टाँके आए थे। अब यहाँ पर रमेश एक चीज़ को समझ सकता था कि या तो ये चीज़ किसी डॉक्टर को पता होगी या फिर मेरे फैमिली को या फिर मुझे पता होगी, और हालांकि ये बात भी बहुत पुरानी है, तो इस बात का तो पता लगा पाना लगभग नामुमकिन जैसा है। तो ये बात इस तांत्रिक को कैसे पता? अब हो सकता है उस बाबा ने इस चीज़ का कोई तुक्का लगाया हो, लेकिन कहीं ना कहीं रमेश के दिमाग को ये बातें घुमा चुकी थी। उसके बाद उसने कुछ और भी बातें बताई, जिसमें से एक था, उसने बोला कि तुम्हारे पापा जब तुम 8 साल के थे उस टाइम पर तुम्हारे पापा का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच भी गए और अभी बहुत सही सलामत हैं। अब इस बात के भी बहुत कम चांस थे कि इस बात का किसी और इंसान को पता हो, क्योंकि अभी तक रमेश ने इस इंसान को पहले कभी नहीं देखा था और ना ही उसे कुछ ऐसा याद हो जिसने उस इंसान को पहले कभी कभार देखा हो। अभी तक तो उसने सिर्फ 2 ही बातें ऐसी बताई थी जिससे रमेश का दिमाग घूमने लगा था, लेकिन अब यहाँ पर उसने एक तीसरी बात ऐसी बताई जिसे सुनने के बाद तो रमेश उसे भगवान का रूप देना शुरू कर देता है। यहाँ पर रमेश समझ रहा था कि यार ये जो इंसान मेरे सामने बैठा है, जो बाबा जो तांत्रिक मेरे सामने बैठा है, ये कोई ना कोई बहुत बड़ा अंतर्यामी है जो आज भगवान ने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए यहाँ पर भेजा है। अब यहाँ पर उस तांत्रिक ने एक और बात बताई। उसने बोला कि जब तुम 6th क्लास में थे उस टाइम पर तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें अकेले में ले जाकर तुम्हारी खूब ज़्यादा पिटाई की थी, और उसके बाद तुम अपने घर पे आकर उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा रोए थे। अब यहाँ पर भाई ये चीज़ एक ऐसी थी जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ राज को पता होगा, क्योंकि जो चीज़ स्कूल में हुई उसका घर वालों को पता नहीं था और जो घर में हुई वो स्कूल वालों को पता नहीं था। लेकिन ये एक इंसान ऐसा था जिसको दोनों तरफ की स्टोरी पूरी तरह से 100% पता थी। यहाँ तक कि इस बात को खुद रमेश भी भुला चुका था जब तक कि ये बात उसको याद नहीं दिला दी। अब इन सब बातों को सुनकर भाई रमेश उसकी तरफ झुकना शुरू कर देता है, क्योंकि इन सब बातों का पता लगा पाना एक नॉर्मल इंसान के बस की तो बात नहीं है। अब एक तरह से ये सारी चीज़ें उसको डरा भी रही थी, लेकिन उसके दिमाग में यार ये भी चल रहा था कि यार ये जो इंसान मेरे सामने बैठा है
आई होप कि ये मेरे लिए कुछ अच्छा ही करने आया होगा, इसीलिए तो मेरी गाड़ी में बैठा है। शायद भगवान ने ही इसे मेरे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा है। यहाँ पर उस तांत्रिक ने कुछ और भी बातें बताई जो कि रमेश की लाइफ से रिलेटेड थी। यहाँ पर उस तांत्रिक ने रमेश को उसकी प्रेमिका के बारे में भी बताया, जिसके बारे में किसी और को पता नहीं था। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा उसने कुछ और भी चीज़ें थी जो रमेश को बताई थी। अब इसके बाद भाई उसने एक और बात ऐसी बताई ना, जिसे सुनने के बाद भाई उसका खुद का तो दिमाग हिल ही गया, प्लस भाई आप लोगों का भी दिमाग हिल जाए। उसने बोला भाई कि मैं ये भी जानता हूँ कि ये ट्रक तुम्हारा नहीं है, तुम किसी और का ट्रक चलाते हो, और क्या हो यही ट्रक कुछ ही दिनों में तुम्हारा हो जाए। ये सुनते ही भाई रमेश हक्का बक्का हो गया, क्योंकि ये चीज़ बहुत दूर दूर तक पॉसिबल ही नहीं थी। क्योंकि इतनी महंगी चीज़ जो वो चला रहा है उसे ले पाना उसके लिए मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पर तांत्रिक जो उसे बोले जा रहा था, उससे सुनने के बाद भाई उसे कहीं ना कहीं विश्वास भी जमता जा रहा था। यहाँ पर कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को मान चुका था कि यार ये जो बाबा है ये कहीं ना कहीं मेरी भलाई करने के लिए मेरे पास आए हैं। तो बाबा उससे बोलता है, बच्चा क्या हो अगर मैं तुम्हें ये सब चीज़ें फ्री में दे दूं, जिस बात का तुम्हें डर है कि मैं पैसे लूँगा, तो इस तरह की मैं तुमसे कोई चीज़ नहीं मांगूंगा, बस बदले में तुम मुझे एक कपड़ा दे दो। अब यहाँ पर रमेश अपने ट्रक में पड़ी हुई उसी की अपनी एक शर्ट दे देता है। यहाँ पर बाबा उसकी शर्ट को लेते हैं और अपने बैग में फोल्ड करके डाल देते हैं। फिर यहाँ पर बाबा उससे कुछ बोलने को बोलते हैं। जैसे बाबा बोलते हैं, वो बाबा कुछ मंत्र बोल रहा था और उसे वो मंत्र अपने पीछे पीछे बोलने के लिए बोलता है। यहाँ पर रमेश हमें बताते हैं कि भाई मैंने ना ही अपनी ज़िंदगी में पहले कभी ये मंत्रों को सुना था और ना ही इनके पीछे जो नाम ये ले रहा है उन सबको मैंने पहले कभी सुना था। बात यहीं पे नहीं रुकती, ये बाबा अभी भी यहाँ पर मंत्र बोले जा रहा था। उसके बाद बाबा उससे कुछ ऐसा बोलता है। बाबा वहाँ पर अपने बैग से एक मोती निकालता है और उस मोती को निकाल कर रमेश से बोलता है, बच्चा देखना चाहता है इस मोती में कितने पावर हैं। उसके बाद वो बाबा अपने हाथ में लेता है उस मोती को। उसके बाद भी वो कुछ मंत्र बोले जा रहा था, रमेश की तरफ देखता जा रहा था और उस मंत्र बोले जा रहा था। उसके बाद उस बाबा ने बोला, एक बार इस मोती को अपने हाथ में लेकर बता। यहाँ पर जैसे रमेश ने अपनी एक छोटी सी उंगली टच की थी, उसी में उसको एक बहुत जोरदार करंट का झटका लगता है। अब यहाँ पर रमेश को लग रहा था कि यार सच में इस चीज़ में कोई तो बड़ी पावर है। और यहाँ पर तांत्रिक भी उससे यही बोलता है, ये देख रहा है इस चीज़ में कितनी बड़ी पावर है, सोच अगर ये तेरी हो जाए, इसे लेने के बाद तू सिर्फ और सिर्फ तरक्की करेगा, तू कभी भी अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, तेरी जितनी भी आर्थिक तंगी है वो सब खत्म हो जाएगी। अब इन सब बातों को सुनकर भाई यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि यार ये कहीं ना कहीं अब मुझे पैसे ना मांग ले। लेकिन यहाँ पर तांत्रिक फिर से वही बोलता है कि तू चिंता मत कर, ये सब मैं तेरे लिए फ्री में करूँगा। यहाँ पर रमेश सोचता है कि यार ये इंसान मेरे लिए फ्री में इतना कुछ कर रहा है, ये पक्का कोई ना कोई भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है जो मेरे लिए इतना सब कर रहा है। बच्चा तुम्हें इस मोती को खुद से एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें खुद को इस चीज़ को ग्रहण करना पड़ेगा। यहाँ पर वो तांत्रिक उससे बोलता है कि बेटा तू इस मोती से बोल कि मैं तन से, मन से और धन से जो कुछ भी मेरे पास है, मैं उन सब से इस मोती को ग्रहण करता हूँ। और यहाँ पर बोलता है कि जो कुछ भी शक्तियाँ, जो कुछ भी एनर्जी है इसके अंदर, मैं उन सबको भी स्वीकार करता हूँ। और इतना बोलने के बाद उस चीज़ को वो रमेश को दे देता है। अब यहाँ पर रमेश भी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे ये सब चीज़ फ्री में मिल चुकी थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फ्री में कुछ भी नहीं होता, इसके पीछे कोई ना कोई उसी आदमी का हित छुपा होता है जिसमें हमें फ्री की चीज़ मिलती है। और वहाँ से कुछ थोड़े दूर चलने के बाद उस बाबा की जो लोकेशन थी वहाँ पर वो पहुँच चुके थे। वहाँ पर बाबा वहीं पे उतर जाता है। अब यहाँ पर भाई रमेश उसके पैर को छूता है। उसके बाद बोलता है कि बाबा आप यहीं पे रहते हो, मैं जब भी वापस आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिल के जाऊँगा। लेकिन वहाँ पर बाबा बोलता है कि नहीं बच्चा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना जो काम करने आया था वो काम हो गया, अब तुम्हें मुझसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर रमेश भाई इस बात को सुनकर और भी ज़्यादा एग्री हो जाता है कि यार ये भगवान का ही कोई रूप है जो बस मेरा काम किया और अब दोबारा मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। भाई वहाँ से रमेश चला जाता है, बहुत ज़्यादा खुश था। अब उसके कुछ 2 हफ्ते बाद ही उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि जो ट्रक का मालिक होता है वो वहाँ से अपने घर को छोड़कर कहीं विदेश में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन उससे पहले वो उससे बोलकर जाता है कि बेटा मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तो मेरी ये जो संपत्ति है, मेरा जो ट्रक है, इसको अब कोई संभाल नहीं पाएगा, तो तू एक काम कर, इस ट्रक को अब तू ही रख ले अपने पास। अब यहाँ पर उस ट्रक को उसके नाम पे कर देता है। अब यहाँ पर भाई ये जो चीज़ हुई ना, इसका रमेश को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। लेकिन वो इस चीज़ को मान रहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ उसी बाबा के दिए हुए उस मोती का कमाल है, क्योंकि इतना सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब ऐसे ही कुछ टाइम बाद टाइम निकलता जाता है। लेकिन अब यहाँ पर भाई मैंने जो बोला था ना, तुम्हें कोई भी चीज़ तुम्हें जो फ्री में मिलती है वो तुम्हारे लिए फ़ायदा तो बहुत कम करेगी बल्कि नुकसान और ज़्यादा करेगी। अब यहाँ पर रमेश ने हमें एक और चीज़ बताई कि वो भाई किसी लड़की से प्यार किया करता था
उसने बहुत बार उसको प्रपोज भी किया था, लेकिन हर बार वो लड़की उसके उस प्रपोजल को ठुकरा देती थी। लेकिन जब से उसने उस मोती को अपने पास में रखा था, उस बाबा ने दिया था, तब से उसके साथ अच्छा ही होता जा रहा था। अब यहाँ पर भाई उसके बाद जब उसने प्रपोज किया तो वो लड़की भी मान जाती है और लड़की अपने घर वालों को भी मनवा लेती है और उसके बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है। लेकिन यही नहीं, अभी इनके साथ और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई थी। जैसे उसका एक दोस्त था स्कूल के टाइम पे, उसके साथ पढ़ाई किया करता था और अभी के टाइम पे वो शेयर मार्केट में कुछ पैसे लगाया करता था। तो उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर शेयर मार्केट में कुछ पैसे लगाए थे बहुत पहले, लेकिन उसका रिटर्न उसको अब मिलने वाला था और वो रिटर्न अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। लेकिन वो पैसा इतना ज़्यादा बढ़ जाने का कारण भी वो सिर्फ उसी लॉकेट को बताता है। मतलब उसके साथ हर चीज़ अभी तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन वो बोलते हैं ना, जब भी हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जब भी हम किसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ को अपने पास में लाते हैं, तो हमारे साथ तो अच्छा करेगी या बुरा इसका तो कोई पता नहीं, लेकिन जो अपने आसपास के लोग हैं उनके साथ बुरा करना ज़रूर शुरू कर देती है। और यही सब अभी इनके साथ हो रहा था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो भाई हमें फ़ायदा इतना नहीं दिला पाती, जिससे ज़्यादा कि वो हमें नुकसान दिला देती है। अब यहाँ पर रमेश भाई हमें बताते हैं कि भाई मुझे ज़िंदगी में किसी बात की टेंशन नहीं थी, मेरे पास सब कुछ आ चुका था, मेरा प्यार, पैसा, ट्रक सब कुछ था मेरे पास, फिर भी मुझे एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, हमेशा एक खालीपन, और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे कंधों पर कोई बैठा हुआ है। हमेशा मेरे कंधे एकदम भारी भारी रहते थे और जब भी मैं सोता था अपने बेड के ऊपर, तब भी मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि मेरे बेड पे मेरे बगल में कोई और भी सो रहा है। और इन सब के बीच में मुझे एक लड़की की आहट सुनाई देती थी। हमेशा ऐसा लगता था कि कोई तो लड़की है, कोई औरत है जो मेरे साथ हमेशा साथ में रहती है। जब भी मैं ट्रक को चलाया करता था, तभी मुझे कभी भी मतलब हमेशा किसी न किसी के रोने की आवाज़ें आती रहती थी। जब भी मैं घर पर सोता रहता था, तभी मेरे बगल में कोई सोता है, इस तरह का एहसास मेरे साथ होता रहता था। अब इन्हें सब के चलते उसकी जो माँ थी, उसको भी इसी तरह की प्रेजेंट हुआ करती थी। उसको भी घर में ऐसा लगता था कि कोई और इस घर में रहता है। उसको हमेशा किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती थी। अब इस चीज़ को कोई ज़्यादा टाइम नहीं निकला और उसके बीच में उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। अब एक बार ऐसा होता है कि उसकी माँ जब घर पे कोई नहीं था, उस टाइम पर घर का कुछ काम कर रही थी और उस टाइम पर वो गिर जाती है। उसकी वजह से उसके हाथों में और पैरों में चोट लग जाती है। अब एक बार क्या होता है कि जब वो डॉक्टर को दिखाने जाते हैं ना, उस टाइम पर डॉक्टर उससे बोलते हैं रेस्ट करने के लिए। लेकिन एक बार क्या हुआ कि घर पे कोई भी नहीं था और उसकी माँ अकेली थी। अब घर पे कोई नहीं होने के कारण वो अपना छोटा मोटा काम खुद ही कर रही थी। उस टाइम पर उसके साथ पता नहीं क्या हुआ कि भाई उसको अचानक से धक्का लगा और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन यहाँ पर रमेश समझ रहा था कि ये सब चीज़ तो एक नेचुरल है, हो सकता है कि वो ठोकर खा के गिर गई, इस वजह से उसके सिर पर चोट आ गई और मर गई। उसने कहीं पे भी इस चीज़ को नहीं सोचा था कि ये चीज़ मेरे साथ शायद उस बाबा ने जो किया था उसके साथ हो रही होगी। यहाँ पर टाइम निकलता जाता है। अब उसके बाद भाई वो चीज़ उसके पापा के साथ होनी शुरू हो जाती है। उसके पापा को भी सेम वही महसूस होता है। उसका पापा को भी ऐसा लगता है कि कोई तो हमारे घर में कोई औरत है और उसकी प्रेजेंट उनको हमेशा नज़र आती थी। उनको हमेशा ऐसा एहसास रहता था कि कोई तो लड़की है, कोई औरत है जो हमारे घर में घूमती रहती है। और धीरे धीरे ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। उसके बाद इस बात का रमेश की बुआ को पता चला कि घर में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर रमेश की बुआ अपने गांव में एक पंडित थे, एक पुजारी थे, उनके पास लेकर जाती है। जब ये सारे घर वाले उस पुजारी के पास गए तो पुजारी वहाँ पर समझ चुका था, उनकी शक्ल को देखते ही वो समझ चुका था कि इनके ऊपर कोई काला साया है जो इनके ऊपर मंडरा रहा है। यहाँ पर पंडित जी रमेश को बिठाते हैं और बाकी के सारे घर वालों को बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पर पंडित जी बोलते हैं, तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दी थी किसी ने जिसमें तुम्हारा फ़ायदा बताया हो? भाई इस बात को सुनकर रमेश एकदम चौंक जाता है कि यार ये बात इनको कैसे पता है। लेकिन यहाँ पर रमेश एक चीज़ और जानता था कि यार ये जो बाबा लोग होते हैं, जो तांत्रिक लोग होते हैं, इनको शायद पता चल जाता होगा, इनके पास कोई सिद्धि होती होगी जैसे उस बाबा को पता था। लेकिन यहाँ पर वो बाबा बोलते हैं कि तुम्हें जो चीज़ उसने दी थी, ये पता है तुम्हारे साथ उसने क्या किया? वो तांत्रिक तुम्हारे ऊपर एक उतारा करके चला गया और जिसका तुम्हें कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन उसने एक चीज़ करी होगी कि कोई भी चीज़, कोई भी उतारा तुम्हारे एक्सेप्ट किए बिना नहीं कर सकते। तो तुमने कोई चीज़ एक्सेप्ट की थी क्या? उसने तुमसे कुछ बोला होगा कुछ करने के लिए और तुमने वो किया होगा। अब यहाँ पर रमेश समझ चुका था कि हाँ यार, किया तो था मैंने। उसने जो कुछ भी बोला था, उसने बोला था कि ये जो भी एंटिटी, जो भी शक्तियाँ हैं, उन सबको मैं ग्रहण करता हूँ। और उसी के बाद वो सारी शक्तियाँ, वो सारी एनर्जी इसके पास रहने लग गई। बाबा ने कहा मैं सब कुछ तो ठीक कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे घर का शुद्धिकरण करना होगा, वहाँ पर एक हवन करना होगा। तो बाबा जाते हैं उसके पास, उनके घर पे हवन करते हैं और हवन करने के बाद वो बाबा उससे बोलते हैं कि उसने जो चीज़, जो शक्ति तुम्हें दी थी, जो मोती तुम्हें दिया था, वो तुम मुझे दे दो।
मैं उस बाबा को जानता हूँ, मैं उस तांत्रिक को जानता हूँ, मैं जाऊँगा और उसके पास वापस उस चीज़ को उसे दूंगा। यहाँ पर रमेश उस मोती को उस बाबा को निकाल कर दे देता है। अब यहाँ पर उसके बाद धीरे धीरे उनके घर में सब कुछ रिकवर होना शुरू हो जाते हैं, सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर रमेश के साथ वो जो उसने पैसा, बैंक बैलेंस जो कुछ भी बनाया था, वो सब तो उसी के पास था, लेकिन उसके पास एक चीज़ की कमी थी और वो थी उसकी माँ, जो चीज़ उसने खो दी थी, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ इन पैसों से बड़ी होगी, क्योंकि सबसे बड़ी उसकी चीज़ थी उसकी माँ, जिसे वो खो चुका था। भाई लाइफ में ऐसा कई बार होता है, कई बार ऐसे बाबा, ऐसे तांत्रिक आते हैं हमारे घर में और हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा बताकर चले जाते हैं। खैर मैंने तुम्हें शुरू में बोला था कि ऐसा ही एक बार मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं अकेला घर पे था, मेरी मम्मी और हम दोनों थे। एक बार क्या हुआ कि भाई 2 मुसलमान थे जो हमारे घर पे आए थे, मतलब मांगने के लिए आए थे, और हरी चादर ले रखी थी और दोनों कुछ मांग रहे थे, कुछ पैसा जैसे 10-20 रुपये से कुछ मांग रहे थे। उस टाइम पर भाई उसने मुझे देखते ही बोला कि भाई तुम्हारे घर में कुछ परेशानी है, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तुम कुछ करते भी नहीं हो। उसने बोला कि मैं तुम्हें कुछ चीज़ दे रहा हूँ, इसे तुम अपने जो गेट हैं, गेट के ऊपर टांग देना। और उसके बदले में भाई वो मुझसे 500 रुपये भी लेके चले गए। और भाई जब मैंने वो चीज़ करी ना, उसके बाद से हमारे घर में भी कुछ ना कुछ भाई अनाप शनाप होने लगा था, मतलब मैं बीमार रहने लगा था। उसके बाद मतलब मम्मी भी अधिकतर बीमार रहने लगी थी। फिर उसके बाद हमने भी कहीं पे पूछा, तब हमें पता चला कि भाई ऐसे ऐसे होता है। तब हमने उस चीज़ को फेंका वहाँ से और उसके बाद हम सब कुछ नॉर्मल रहते हैं। तो भाई ज़िंदगी में हमेशा हमारे साथ कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसा चीज़ होती रहती है। तो भाई आप लोग सतर्क रहना ऐसे बाबाओं से, ऐसे तांत्रिकों से। जब भी तुम्हें कोई फ़ायदे की चीज़ बताए तो उनसे कभी भी इस तरह की डील मत करना जिससे वो तुम्हें तुम्हारा फ़ायदा बताए और बदले में तुम्हारा नुकसान हो जाए। दोस्तों एक आप ही लोग हो जो हमें कॉन्फिडेंस दिलाते हो, यानी कि मुझे कॉन्फिडेंस दिलाते हो। अभी तक मेरी स्टोरी में ऐसा बहुत कम हुआ है जिसने मेरे कमेंट किया हो, मतलब कभी भी मेरी स्टोरी में ज़्यादा कमेंट नहीं आते और ज़्यादा व्यू भी नहीं आते। बाकी मेरी स्टोरी मेरे हिसाब से ठीक होती है। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे भी कैसे पता चलेगा कि स्टोरी ठीक है या नहीं है। बाकी भाई ठीक है, आप लोगों की मर्ज़ी, आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो, आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, मतलब पब्लिक है, पब्लिक जो चाहे वो करवा सकती है। तो आप चाहो तो मेरी स्टोरी को आगे भी बढ़वा सकते हो यार। तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और यार भाई हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम जैसे छोटे क्रिएटर जो होते हैं ना भाई, मेहनत तो फुल करते हैं, लेकिन क्या करें यार, कॉन्फिडेंस पूरा लो हो जाता है मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, तो आपको स्टोरी कैसी लगी? मुझे लगता है कि आज की स्टोरी से इंडिया के मतलब हर दूसरा पर्सन, हर दूसरा व्यक्ति इस स्टोरी से कहीं ना कहीं मिलता जुलता मैच जरूर किया होगा। तो भाई मैं आखिर में यही बोलूँगा कि यार अभी तक बहुत कम बार ऐसा हुआ है जिसने मेरी वीडियो पे कमेंट किया हो। वीडियो अच्छी बनती है या बुरी बनती है, जो भी बनती है यार, तुम कमेंट किया करो। इससे भाई हमें हौसला मिलता है यार, हमें कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है दोस्तों, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। बाकी ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।